तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था शिक्षार्थी की विशेषताएं। अगला पॉइंट है आपका शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। और ये जो है आपके सिलेबस में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, इन पॉइंट से आपको शिक्षार्थी की अपेक्षाएं देखनी है। तो देखो, किसी भी शिक्षार्थी के शैक्षिक ज्ञानार्जन के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। इनमें से सामाजिक परिस्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावी है, यानी शिक्षार्थी कहाँ और किस वातावरण से, किस परिवेश से और किस परिवार से संबंधित है, ये बात बहुत मैटर करती है। ये उसके संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालती है। शिक्षार्थी की प्रथम पाठशाला, परिवार और उसके परिवार की सामाजिक व्यवस्था उसको प्रभावित करती है। फिर अगला पॉइंट है आपका भावनात्मक। शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक स्थितियाँ उसके लक्ष्य निर्धारण और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। यदि देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न लोगों ने जो शिक्षा अर्जित की है, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें उनकी भावनात्मक परिस्थिति से गहरा संबंध रखती थी। फिर आपका है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक स्थितियाँ शिक्षार्थी के शिक्षा का आरंभिक स्रोत है और इसी के माध्यम से वे बेहतर शिक्षक, कॉलेज, अध्ययन से संबंधित बेहतर संसाधनों को प्राप्त करता है और इसी संसाधनों के माध्यम से वे क्रमशः अपने शिक्षा को प्राप्त करता है। कौन सा विषय किस कक्षा में, किस मात्रा में और किस स्तर का ज्ञान उसे क्रमबद्धता में दिया जाए ताकि वे उसे भली भांति ग्रहण कर ले। संज्ञानात्मक स्थितियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न स्तरों पर इसकी अत्यंत उपयोगिता है। फिर अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है प्रकृति के सिद्धांत में समानता। प्रकृति का सिद्धांत है समानता का है। कोई भी एक समान नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। अर्थात कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति कई आयामों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता से जन्मे जुड़वा बच्चे भी 100% एक समान नहीं होते हैं। इस भिन्न मनोविज्ञान का संबंध लोगों के व्यक्तिगत भिन्नताओं से होता है। इसे भिन्नता मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी छात्रों में समान रूप से पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम, अनुराग, क्रोध तथा भावनाओं को महसूस करने आदि की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वे स्वतंत्र रहे तथा सफलता प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक है वंशानुगत गुण और दूसरी है अर्जित गुण। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक तो वंशानुगत गुण है, एक अर्जित गुण है। जो भिन्नताएं आई हैं व्यक्ति के अंदर, तो कुछ तो वंशानुगत आई हैं और कुछ उसने अर्जित की है, अर्जित से आई है। फिर ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, तो इनमें से वंशानुगत और अर्जित आ जाएंगे। वंशानुगति की देखो, कुछ वंशानुगत गुण ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति की ऊंचाई, आकार तथा बालों का रंग, चेहरे की बनावट, हाथ पैरों की बनावट आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं और इन सभी का निर्धारण आनुवांशिकी गुणों के द्वारा होता है। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होता है। प्रजातीयता एवं राष्ट्रीयता के कारण भी लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग जगह के आदमी अलग अलग टाइप के होते हैं। पर्यावरण व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण होता है। इसकी वजह से लोगों के व्यवहार, गतिविधियों, मनोवृत्ति, जीवन शैली आदि अलग अलग होती है। शिक्षा भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक बड़ा कारण माना जाता है। आपने देखा होगा, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। शिक्षा की वजह से लोगों की सोच, व्यवहार, मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। लैंगिक भिन्नता की वजह से भी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब एक बालक या बालिका का विकास होता है तो उसमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी आने लगती है, लेकिन यह एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होती है। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से अपनाए जाने वाले कुछ उपाय देखो। जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके अनुसार यह है कि सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई
किस टाइप का है, कोई किस टाइप का है, तो उसको अलग अलग टाइप से शिक्षा दी जाए। तो उसके अनुसार अपनाए जाने वाले कुछ उपाय हैं। तो कक्षा का सीमित आकार। सामान्यतः ये देखा गया है कि एक कक्षा में 50 या उससे अधिक छात्र होते हैं। इस प्रकार की बड़ी कक्षा में शिक्षक के लिए यह संभव नहीं होता कि वे सभी छात्रों की ओर ध्यान दे सकें। इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देना चाहिए जिससे आकार छोटा हो सके। कक्षा का उचित विभाजन। अलग बौद्धिक स्तर वाले छात्रों की कक्षा भी अलग होनी चाहिए। ये विभाजन या बंटवारा करते समय शिक्षक को इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न आयु वर्गों, रुचि, संवेगों या अधिक अक्षमता के अनुसार वे कक्षा का निर्माण करें। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में कई विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि लचीला होना चाहिए। गृह कार्य। शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य देना चाहिए। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि का चुनाव भी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सभी प्रकार के छात्रों को एक ही शिक्षण विधि से शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये थी शिक्षार्थी की मूल अपेक्षाएं और उसमें होने वाले उनके उपाय। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया है। फिर आपका अगला पॉइंट आएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हम 100% आपका कोर्स करा देंगे। आपके नेट एग्ज़ाम से पहले आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, हर ज़रूरतमंद को बताइए। हमने हर हिंदी मीडियम की हर ज़रूरतमंद के लिए ये वीडियो बनाई है। अब आप भी इसमें थोड़ा हेल्प करें और इसको हर हिंदी मीडियम तक पहुँचाएँ। ठीक है।